हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसका मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 8 है और ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसका पार्ट 4 है। तो जिन्होंने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख सकता है। उनका पूरा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्वेश्चन से कंप्लीट हो। निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय देश स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे अंत में आए थे? यानी भारत में जो व्यापारिक कंपनी के रूप में यूरोपीय आए थे सबसे अंत में कौन आए थे, ये पूछा गया है। ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पार्ट फ्रांसीसी। सबसे अंत में जो आए थे वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क या डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी डुप्ले। डुप्ले ही था जो भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं को आपस में क्या करता था? लड़ाता था। ऐसी नीति आरंभ करने वाला कौन था? डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे, डी हैदर अली व मराठे। मराठे मतलब मराठाओं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट अंग्रेज और फ्रांसीसी। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था? ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, डी अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पार्ट अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था? फ्रांसीसी जहाज़ों का अपने कब्जे में ले लिया था, इसीलिए ये कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबूर के युद्ध यानी 1749 ईस्वी में मुजफ्फरजंग, चंदा साहब एवं डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस सत्तासीन नवाब को पराजित किया था? ए अनवरुद्दीन, बी मोहम्मद अली, सी नासिर जंग या फिर डी मुजफ्फर जंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट अनवरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? गोडेहू की संधि को ही पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। तो इससे कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वांडीवास के युद्ध यानी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ? ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी डेन, डी डच। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि
ए क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज़ों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? ए उन्होंने चंदा साहिब तथा मुजफ्फरजंग जैसे कमज़ोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की, बी डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया, सी उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए, डी उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी पार्ट, उनकी व्यापार कंपनी जो थी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी, यही हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। ठीक है, फ्रांसीसी जो सफल ना होने का कारण सबसे बड़ा यही था। ठीक है, क्योंकि उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका पार्ट हो जाएगा सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये गलत है, 1758 से 1763 नहीं होगा, बाकी सारा सही है। प्रथम युद्ध 1746 से 48, ठीक है, द्वितीय युद्ध 50 से 52, ठीक है, और ये बाकी तृतीय युद्ध पानीपत का 1761। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? सी पार्ट। सुमेलित कीजिए, सूची 1 दे रखा है और सूची 2 दे रखा है, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, ए में दे रखा प्रथम कर्नाटक युद्ध, इधर दे रखा पेरिस की संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। यहाँ पे दे रखा दूसरे में ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध, एक्स ला सेपेल की संधि से अंत। तो इसको क्या करना है? हमें मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो देखिए इसमें मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलान करने पे क्या पता चल रहा है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पहले का क्या हो जाएगा? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या हो जाएगा? एक्स ला सेपेल की संधि से अंत, ये होगा पहले से, है ना। तो इसमें पहले का चौथा कौन सा दे रखा है? सी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दे रखा है। चलिए मान लो इसे समझ में नहीं आता तो बी वाला देखिए आप, बी है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध से क्या हुआ था? पेरिस की संधि से अंत हुआ था। बी का भी पहला होगा। बी का पहला ऑप्शन किस में दे रखा है? देखिए डी में दे रखा है और सी में दे रखा है, यानी या तो फिर सी होगा या तो फिर डी होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ए और बी। अब तीसरा वाला देखते हैं, सी वाला। सी का 3 दे रखा है, सी का 4 दे रखा है। सी है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हो जाएगा? अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। तो इसका मतलब सी का तीसरा यही वाला है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। समझ में आ रही दोस्तों? डी का दूसरा, क्यों? प्रथम मैसूर युद्ध क्या हुआ था? उससे क्या हुआ था? ब्रिटिश की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? ए पुर्तगाली और अंग्रेज, बी रूसी और जर्मन, सी अंग्रेज और अरब, डी फ्रांसीसी और अरब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, रूसी और जर्मन। ये क्या थे? ब्रिटिश पूर्व काल में, यानी ब्रिटिश के पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन थे? रूसी और जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट, बिहार। बिहार से क्या होता था? यूरोप वासियों को, यानी यूरोपियों को
सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी एलिफंस्टन सर्किल, डी मार्बल पैलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पार्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए गए थे? यानी किससे बनाए जाते थे 17वीं शताब्दी में? फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार, ए ईंट और पंख द्वारा, बी पत्थर और छाजन, सी कास्ट और पत्थर द्वारा, डी ईंट और पत्थर द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पार्ट, ईंट और पंख द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक सुम्मिलित करने वाला आ गया, सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा मुगल बादशाह, दूसरी तरफ दे रखा संबंधित अंग्रेज, यानी उस मुगल बादशाह के टाइम पे कौन अंग्रेज थे, यानी कौन वहाँ पर शासन कर रहा था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ए में दे रखा जहांगीर, इसमें क्लाइव, बी शाहजहां, विलियम हेजेज, औरंगजेब, ग्रेवियल बाटन, शाह आलम द्वितीय, सर टॉमस रो। अब देखिए इसको मिलान करना है तो कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए इसमें जहांगीर के टाइम पे सर टॉमस रो थे। ठीक है, कौन थे? सर टॉमस रो, यानी हमारा ए का चौथा होना चाहिए। तो ए का चौथा सिर्फ बी पार्ट में। चलिए मान लो ये भी अगर याद नहीं है तो हम बी देखते हैं, शाहजहां का क्या होगा? विलियम हेजेज, नहीं ग्रेविलियन बाटन। बी का होगा तीसरा, बी का तीसरा किस में है? पहले वाले में है और बी वाले में, इसका मतलब सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ठीक है, अब ए और बी में से कोई है तो हम औरंगजेब को देखते हैं अब। ठीक है, औरंगजेब का अगर देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा औरंगजेब का? सी का दूसरा, सी का क्या हो जाएगा दूसरा? विलियम हेजेज। औरंगजेब सी का दूसरा पार्ट, सी का दूसरा पार्ट किसमें? सिर्फ बी में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ए भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही? डी का पहला, शाह आलम द्वितीय के टाइम पे कौन था? क्लाइव। ठीक है, अगर हम लोग डी पार्ट से देखें शाह आलम द्वितीय के समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, तो भी हम सही कर देते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दे रखा समुद्री यात्री का, सूची 2 में दे रखा देश। समुद्री यात्री में कौन कौन है? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। देश दे रखा स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो मिलान करते हैं इसका। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है। ऑप्शन में वास्को डिगामा देखिए, वास्को डिगामा किस देश का था? पुर्तगाली था, ये तो सबको पता है। तो ए का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। वास्को डिगामा था, वो कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी ए का दूसरा होना चाहिए। और ए का दूसरा किस में दे रखा है? सिर्फ बी में दे रखा है। कितना आसान है देखिए, बाकी सब गलत हो गया। एक ही से सबको याद रहता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। 1 में दे रखा है पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकोबार, मद्रास। सूची 2 में डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिलाइए। देखिए इसमें पौंडीचेरी के टाइम कौन सी सूची थी, मतलब उसमें कौन था? डच थे, फ्रेंच थे, या पुर्तगीज थे, या फिर डेनिश थे? इसमें हो जाएगा पौंडीचेरी में फ्रेंच। ए का क्या हो जाएगा? फ्रेंच, यानी एक ए का पौंडीचेरी का क्या हो जाएगा? फ्रेंच, यानी ए का दूसरा
तो ए का दूसरा सिर्फ ए में है। मान लो ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा देखते हैं। आपको अगर गोवा याद है तो गोवा के टाइम के कौन थे, गोवा पे किसका राज था, गोवा पे राज था पुर्तगीज का यानी पुर्तगालियों का। सबसे आसान यानी बी का तीसरा होना चाहिए। बी का तीसरा कहाँ कहाँ दे रखा है, सिर्फ ए में दे रखा है, यानी सी भी गलत, बी भी गलत, डी गलत, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का क्या था, राज चलता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार करने के बहाने बहाने उन्होंने क्या किया, प्रवेश किया और यहाँ पे शासन भी किया। तो इसमें पूछ रखा है, ऑप्शन दे रखा है और कूट बताना है। 1 दे रखा है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। 4 दे रखा है, इनका क्रम बताना है कि कौन किस क्रम से आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली। सबको पता है 1498 में, ठीक है, पुर्तगाली आए थे, है ना, कालीकट पे, केरल। तो चौथा ऑप्शन पहला होना चाहिए, यानी शुरू में सबसे पहले चौथा होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में बी, देखिए कितना आसान है। 1997 में पूछा गया था IAS प्री में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, चौथा ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए था बी ऑप्शन में। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे डच, पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर कौन आया, फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का यही चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी, यानी अंग्रेजों ने भारत को दिया था, यानी भारत की देन थी। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, 2 और 3, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंग्रेजों की भारत को देन कोई नहीं थी, ना ही मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन, ना ही युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आज का ये क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।